अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। आज के वीडियो लेक्चर में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रूफ्स को देखेंगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रूफ्स को देखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स का होना ज़रूरी है। उन कॉन्सेप्ट्स को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले है निगेशंस ऑफ सम कंडीशनल्स। कंडीशनल्स क्या होते हैं? इम्प्लीकेशन को कहते हैं, जहाँ पे इफ़ और देन की सिचुएशन होती है। इम्प्लीकेशन मीन्स पी इम्प्लॉयज क्यू, इफ़ पी देन क्यू। तो देखते हैं कि इम्प्लीकेशन को हम निगेट कैसे करते हैं। इम्प्लीकेशन की जो स्टेटमेंट है उसका निगेशन किस तरह से हम फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं। प्रपोजिशन है हमारे पास, इफ माई कार इज इन द रिपेयर शॉप देन आई कैन नॉट गेट द क्लास। इफ और देन की सिचुएशन है। इफ की स्टेटमेंट क्या है? माई कार इज इन द रिपेयर शॉप। और देन की सिचुएशन क्या है? देन आई कैन नॉट गेट द क्लास। ठीक है, अब हमने इसको निगेट करना है, हमने इस प्रपोजिशन का निगेशन करना है। तो किस तरह से हम करेंगे? माई कार इज इन द रिपेयर शॉप एंड आई कैन गेट द क्लास। ये किस तरह से हुआ है? इम्प्लीकेशन में सिचुएशन होती किस तरह से है कि इफ पी देन क्यू, मीन्स अगर पी ट्रू है तो क्यू ने मस्ट ही ट्रू होना है। अगर पी जो है हमारा, वो हाइपोथेसिस कहते हैं ना हम पी को, तो अगर हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है तो क्यू ने मस्ट ट्रू होना है, तब हम कहेंगे कि ये इम्प्लीकेशन, ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि हमारा हाइपोथेसिस तो ट्रू है कि मतलब माई कार इज इन द रिपेयर शॉप, यही था ना हमारा हाइपोथेसिस, यही था ना हमारा पी। तो पी तो ट्रू है, लेकिन फिर भी क्यू ट्रू नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए था कि अगर कार रिपेयर शॉप में है तो क्लास को अटेंड नहीं कर सकना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि निगेशन में हमने कहा कि माई कार इज इन द रिपेयर शॉप बट फिर भी मैं क्लास अटेंड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है निगेशन। सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, इफ सारा लिव्स इन एथेंस देन शी लिव्स इन ग्रीस। कि अगर सारा एथेंस में रहती है, एथेंस एक सिटी का नाम है जो कि ग्रीस का कैपिटल है। ठीक है, तो ये कह रही है हमारे पास पी है, इफ सारा लिव्स इन एथेंस। ठीक है, सारा लिव्स इन एथेंस, ये हमारे पास प्रेपोजिशन पी है जिसको हम कहेंगे हाइपोथेसिस या प्रीमाइस। और हमारे पास कंक्लूजन क्या आना चाहिए कि अगर सारा एथेंस में रहती है ना तो ये मस्ट है कि वो ग्रीस में रहती हो। इसका निगेशन हम किस तरह से करेंगे? सारा लिव्स इन एथेंस मींस हाइपोथेसिस तो ट्रू है, लेकिन निगेशन हमने करना है ना, तो हमने कहना है कि हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन कंक्लूजन ट्रू नहीं है। सारा लिव्स इन एथेंस एंड शी डज नॉट लिव इन ग्रीस, कि सारा एथेंस में तो रहती है लेकिन वो ग्रीस में नहीं रहती। तो ये कंपाउंड प्रेपोजिशन जो है ये फॉल्स होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर वो एथेंस में रहती है तो मस्ट है कि वो ग्रीस कंट्री में ही रहती हो, क्योंकि उसका कैपिटल ही है एथेंस, किसी और का कैपिटल नहीं है एथेंस। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमने निगेशन कर दिया, नॉट कर दिया, पूरी कंपाउंड जो हमारी स्टेटमेंट है उसको फॉल्स कर दिया, डिक्लेयर। नेक्स्ट हमने देखना है कंट्रापोजिशन को। जो टर्म कंट्रा है इसका मतलब होता है अपोजिट होना। ठीक है, द कंट्रापोजिटिव ऑफ अ कंडीशनल प्रपोजिशन ऑफ द फॉर्म इफ पी देन क्यू। कंडीशनल प्रपोजिशन क्या होती है? इफ पी देन क्यू। तो अगर हमने कंडीशनल प्रपोजिशन को कंट्रापोजिशन करना है तो क्या होगा? इज इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। ठीक है, सिंबॉलिकली हम इसको किस तरह से लिखते हैं कि P इम्प्लॉयज Q इज नॉट Q नॉट P। ठीक है, मतलब कि नॉट Q इम्प्लॉयज नॉट P। A conditional preposition is logically equivalent to its contrapositive। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एक preposition है, हमारे पास एक hypothesis है P। ठीक है, तो अगर उसने ट्रू होना है तो इसका मतलब है कि Q को मस्ट ही ट्रू होना चाहिए, क्योंकि अगर एक हाइपोथेसिस ट्रू हो तो उसके कंक्लूजन को मस्ट ही ट्रू होना पड़ता है। तो अगर हम इस चीज़ को मान रहे हैं कि P इम्प्लाइज टू Q, तो कंट्रापोजिशन इस चीज़ का क्या होगा कि इफ नॉट Q देन नॉट P। अगर Q फॉल्स है तो P को भी मस्ट ही फॉल्स होना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल को देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से इम्प्लीकेशन को कंट्रापोजिशन करते हैं। एग्जाम्पल है, इफ टुडे इज संडे देन टुमारो इज मंडे। हमारा हाइपोथेसिस इसमें क्या है? इफ वाला पार्ट है। तो ये हमेशा हाइपोथेसिस होता है जो इफ वाला पार्ट होता है। हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है? या प्रीमाइस भी कह सकते हो, एंटीसीडेंट भी कह सकते हो इसको। हमारा हाइपोथेसिस है टुडे इज संडे और कंक्लूजन क्या है? टुमारो इज मंडे। कि अगर आज संडे है, अगर आपका इस चीज़ पे बिलीव है, अगर आप कहते हैं कि आज संडे है, तो ये मस्ट है कि कल मंडे ही होना चाहिए।
ये किस चीज का है स्टेटमेंट? इम्प्लीकेशन का। इफ पी देन क्यू, ठीक है। इम्प्लीकेशन की ये बात है, कंडीशनल की बात है। अब देखिएगा कि हम इस इम्प्लीकेशन को कंट्रापोजिटिव कैसे करते हैं। इफ टुमारो इज नॉट मंडे देन टुडे इज नॉट संडे। इसका क्या मतलब है? इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, ठीक है। कि अगर आप कह रहे हैं कि क्यू हमारा क्या था? टुमारो इज मंडे था ना। तो अगर हमने उसको निगेट कर दिया, हमने कह दिया टुमारो इज नॉट मंडे। अगर हम कहें कि टुमारो इज नॉट मंडे, कल मंडे है ही नहीं, तो हमारा ये आंसर आना, ये कंक्लूजन आना मस्ट है कि फिर टुडे इज नॉट संडे। अगर कल मंडे नहीं है, अगर हमारा इस चीज पे बिलीव है, अगर हम कहते हैं कि कल मंडे नहीं है, तो ये मस्ट है कि हमारा इस चीज पे बिलीव हो कि आज संडे भी नहीं है। ये होता है इम्प्लीकेशन को कंट्रापोजिटिव करना, कि अगर इफ P इम्प्लॉइज Q है तो ये मस्ट है कि नॉट Q भी इम्प्लॉइज हो नॉट P के। उसके बाद हमने देखना है कन्वर्स और इनवर्स कंडीशनल के। Suppose a conditional preposition of the form if P then Q is given, the converse is given as। कन्वर्स क्या होगा इम्प्लीकेशन का? इफ क्यू देन पी, ठीक है। मीन्स हम इसकी पोजिशंस को कन्वर्ट कर देंगे, स्पेस को चेंज कर देंगे। द इनवर्स इज इफ नॉट पी देन नॉट क्यू, ठीक है। कन्वर्स क्या था? अपोजिट करना था हमने, और इनवर्स क्या है? निगेट कर देना है हमने प्रेपोजिशंस को। ये हैं दो टर्म्स, कन्वर्स में पोजीशन को चेंज करना और इनवर्स में निगेट कर देना। सिंबॉलिकली किस तरह लिखते हैं कन्वर्स को और इनवर्स को? पहले कन्वर्स को देख लेते हैं। द कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q इज Q इम्प्लाइज P। और इनवर्स क्या है? कि अगर हमने इन्वर्स करना है इम्प्लीकेशन का, मीन्स P इम्प्लाइज Q का, तो हमने इसका इन्वर्स किस तरह से करना है? नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। उसके बाद है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल को आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं। बाय कंडीशनल बेसिकली होता क्या है? ये कंजक्शन होता है इम्प्लीकेशन का और उस इम्प्लीकेशन के कन्वर्स का। मीन्स बाय कंडीशनल में इम्प्लीकेशन भी होगा और उस इम्प्लीकेशन का कन्वर्स भी होगा। P इम्प्लॉइज Q भी होगा और कन्वर्स क्या है? Q इम्प्लॉइज P, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशंस मिल के क्या बनती हैं? बाय कंडीशनल बनाती हैं। Given preposition variables P and Q, the biconditional of P and Q is P if and only if Q, and is denoted as P if and only if Q. It is true if both P and Q have the same truth values and is false if P and Q have the opposite truth values. Means के बाय कंडीशनल कब ट्रू होगा? जब P और Q की सेम ट्रूथ वैल्यूज होंगी। अगर P ट्रू है तो Q ने भी ट्रू होना है, अगर P फॉल्स है तो Q ने भी फॉल्स होना है, तब हम कहेंगे कि ये जो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अगर इन दोनों की ट्रूथ वैल्यूज डिफरेंट होंगी तो क्या होगा? हम कहेंगे कि बाय कंडीशनल फॉल्स है। The words if and only if are sometimes abbreviated as if, means if and only if, ठीक है। एग्जाम्पल बाय कंडीशनल की किस तरह से है? This computer program is correct if it produces the correct result for all the possible sets of input data. हमने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है। हमने एक प्रोग्राम जनरेट किया, तो उसको हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक इनपुट डाटा के लिए करेक्ट ही रहना चाहिए। मीन्स हमने, लेट सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने 3 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। 3 नंबर्स को हमने ऐड करना है, तब हमने उसको इनपुट दी 1, 2 और 3, ठीक है। 3 वैल्यूज को हमने इनपुट करना था ना, तो हमने इसको 1, 2 और 3 वैल्यूज दे दी कि इन तीनों को हमें ऐड करके रिजल्ट दे दो। प्रोग्राम सही तरह से रन हो गया, हमारे पास आंसर भी आ गया। लेकिन जब हमने इनपुट दी नेक्स्ट टाइम जब हमने इनपुट दी फ्लोटिंग पॉइंट के साथ, मीन्स हमने पॉइंट्स वाले जो डिजिट्स हैं वो इनपुट किए, तो उनकी कैलकुलेशन इसने ठीक तरह से की ही नहीं इस प्रोग्राम ने, तो हम कहेंगे कि ये प्रोग्राम ही फॉल्स है। या तो इस प्रोग्राम को इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट्स दोनों के लिए सही से चलना चाहिए था, या दोनों के लिए सही से नहीं चलना चाहिए था, ठीक है। मीन्स दोनों सिचुएशंस की जो वैल्यूज है, ट्रूथ वैल्यूज, वो सेम रहनी चाहिए थी। अगर इन दोनों की ट्रूथ वैल्यूज अपोजिट हो गई है ना, तो हम कहेंगे ये प्रोग्राम ही गलत है, ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। तो ये है इसकी एग्जाम्पल बाय कंडीशनल की। अब यहाँ पे ट्रूथ टेबल्स को देखें। बाय कंडीशनल का ट्रूथ टेबल है, पहले Q की सारी प्रपोजिशंस की ट्रूथ वैल्यूज हैं और फिर Q की सारी ट्रूथ वैल्यूज हैं।
इन दोनों पे अप्लाई क्या हुआ है, बाय कंडीशनल, ठीक है, या बाय इम्प्लीकेशन आप कह सकते हो। अब देखें जो नीचे एक ट्रूथ टेबल बना हुआ है, इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले P है प्रपोजिशन, उसकी सारी ट्रूथ वैल्यूज हैं, फिर Q प्रपोजिशन की सारी वैल्यूज हैं, उसके बाद क्या है, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन से नेक्स्ट क्या चीज है, कन्वर्स, ठीक है, ये कन्वर्स ही है ना। उसके बाद क्या है, बाय कंडीशनल या बाय इम्प्लीकेशन। यहाँ तक आ गया आंसर। उसके बाद ये कंजक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाय कंडीशनल या बाय इम्प्लीकेशन दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, इम्प्लीकेशन का और इम्प्लीकेशन के कन्वर्स का। अब देखें जब आपने इम्प्लीकेशन आपने फाइंड किया हुआ है, ठीक है, इम्प्लीकेशन को माइंड में रखें और नेक्स्ट आपने कौन सी चीज़ माइंड में रखनी है, कन्वर्स। इन दोनों चीज़ों पे आप कंजक्शन अप्लाई करके देखें, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके देखें, तो देखें इसका आंसर एग्जैक्टली वही आएगा जो बाय कंडीशनल का आंसर है। तो हम कहेंगे कि बाय कंडीशनल क्या है, दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। कौन सी दो चीज़ें, इम्प्लीकेशन और इम्प्लीकेशन के कन्वर्स का। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटिंग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। मीन्स जब हमारे पास इम्प्लीकेशन में इफ़ देन की सिचुएशन होती है तो एक पार्ट होता है इफ़ वाला और दूसरा पार्ट होता है देन वाला। हमने देखना ये है कि इन दोनों पार्ट्स में से नेसेसरी पार्ट कौन सा है और सफिशिएंट पार्ट कौन सा है। बेसिकली जो हमारा हाइपोथेसिस होता है, जिसको हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, प्रीमाइस भी बोलते हैं, हाइपोथेसिस जो हमारा होता है वो होता है सफिशिएंट, ठीक है, और जो हमारा होता है कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंस उसको हम कहते हैं नेसेसरी पार्ट। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 देन इट इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा, ये है हमारे पास एक हाइपोथेसिस है हमारे पास कि नंबर एक जो है हमने लिया हुआ, अगर वो 10 से डिविजिबल है तो मस्ट है कि वो 2 से भी डिविजिबल हो। लेट सपोज नंबर है हमारा 20, तो 20 डिवाइड हो जाता है ना 10 से, तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब है हमने जो हाइपोथेसिस लिया उसका कंक्लूजन भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। द क्लास इंट्रोड्यूस्ड बाय इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस। जो इफ वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट होता है, हाइपोथेसिस वाला पार्ट होता है। और यहाँ पे हाइपोथेसिस वाला पार्ट कौन सा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10। इट इज़ वट वी आर गिवन और वट वी मे एज्यूम। ये कौन सा पार्ट होता है कि जो हमें दिया गया होता है या हम खुद एज्यूम कर लेते हैं हाइपोथेसिस को, ठीक है। द क्लास इंट्रोड्यूस्ड बाय देन इट इज़ डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड कंक्लूजन या फिर कॉन्सिक्वेंस। ये जो देन के बाद वाला पार्ट है, इट इज़ डिविजिबल बाय 2, इसको क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं या फिर कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। इट इज़ द स्टेटमेंट दैट फॉलोज फ्रॉम द हाइपोथेसिस। ये वो वाली स्टेटमेंट होती है जो फॉलो करती है हाइपोथेसिस को, मीन्स कि हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग चलती है। When the if-then sentence is true, we say that the hypothesis is sufficient condition for the conclusion. अगर if then situation जब होती है वो true हो तो हम कहेंगे कि ये जो hypothesis है हमारा if वाला जो part है ये sufficient है, ये काफ़ी है, इसको जानना काफ़ी है। अगर ये हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, इतना सा पार्ट आ जाता है हमारे पास, तो ये सफिशेंट हो जाता है कि हम खुद कुछ कंक्लूड कर लें। Thus, it is sufficient to know that a number is divisible by 10 in order to conclude that it is divisible by 2. अगर हमारे पास ये सिचुएशन आ जाए, सिर्फ इफ वाला पार्ट हमें दिया गया है, ठीक है, कि एक नंबर है हमारे पास, हमें सिर्फ बताया गया है कि वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाता है, तो हम खुद उस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं ना कि वो नंबर 2 पे भी डिवाइड हो जाता होगा, ठीक है। ये कंक्लूजन हम खुद निकाल सकते हैं ना कि वो नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 2 होगा। तो ये चीज़ है कि हमारे पास सफिशिएंट पार्ट कौन सा होता है और नेसेसरी पार्ट कौन सा होता है। द कंक्लूजन इज देन कॉल्ड नेसेसरी कंडीशन ऑफ दैट हाइपोथेसिस। कि जो कंक्लूजन है हमारे पास वो कौन सा भी पार्ट होगा, नेसेसरी, ठीक है। हाइपोथेसिस हमारे पास कौन सा है, सफिशिएंट पार्ट, और कंक्लूजन वाला पार्ट हमारे पास कौन सा है, नेसेसरी पार्ट। For if a number is divisible by 10, it necessarily follows that it will be divisible by 2.
कि अगर एक नंबर जो है वो 10 से डिवाइड हो जाता है तो इस स्टेटमेंट को नेसेसरीली फॉलो, कि ये जो स्टेटमेंट है इसने किस चीज़ को फॉलो करना है, नेसेसरी पार्ट को। नेसेसरी पार्ट कौन सा होगा कि वो नंबर जो है वो 2 पे भी डिवाइड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें। Consider the preposition if John is eligible to vote, then he is at least 18-year-old. If then की सिचुएशन है हमारे पास, पहले हाइपोथेसिस दिया हुआ है और हाइपोथेसिस को कौन सी चीज़ फॉलो कर रही है, कंक्लूजन या फिर consequence. The truth of the condition John is eligible to vote is sufficient to ensure the truth of the condition John is at least 18-year-old. हमारे पास जो सिचुएशन है जॉन इज एलिजिबल टू वोट, ठीक है, जॉन एलिजिबल है वोट के लिए, ये चीज़ हमारे लिए सफिशेंट है। हम खुद ही कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर वो एलिजिबल है वोट के लिए तो वो 18 ईयर्स तो होगा, एटलीस्ट 18 ईयर्स का वो होगा। तो हमारे पास सिर्फ इतना सा पार्ट भी अगर हो कि जॉन इज एलिजिबल टू वोट तो हम खुद ही कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन हमारे पास क्या हो गई, ये सफिशिएंट हमारे पास हो गया पार्ट, ठीक है। सफिशिएंट पार्ट कौन सा होता है, हाइपोथेसिस होता है। In addition, the condition John is at least 18-year-old is necessary for the condition John is eligible to vote. John is at least 18-year-old क्या है हमारे पास, नेसेसरी पार्ट है इस कंडीशन का, जिसने मस्ट ही फॉलो करना है कौन सी चीज़ को, जॉन इज एलिजिबल टू वोट वाली सिचुएशन को। If John were younger than 18, then he would not be eligible to vote. अगर जॉन की एज 18 से कम होती तो हम क्या कहते हैं, हम उसको कंसीडर ही ना करते वोटिंग के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा नेसेसरी पार्ट कौन सा है एक कंडीशन में, और सफिशिएंट पार्ट कौन सा है एक कंडीशन में। लेट आर एंड एस आर द टू prepositions. आर और एस कोई भी दो हमारे पास prepositions हैं, इनमें सफिशिएंट और नेसेसरी पार्ट को देखिएगा। आर इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर एस मीन्स इफ आर देन एस। यहाँ पे कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इम्प्लीकेशन की। इम्प्लीकेशन में ही ऐसे होता है ना कि आर इम्प्लाइज टू एस मीन्स पी इम्प्लाइज टू क्यू, ठीक है। तो आर वहाँ पे हमारे लिए क्या हो गया, सफिशिएंट पार्ट हो गया। जैसे कि इफ वाला पार्ट मैंने आपको बताया कि वो कौन सा पार्ट होता है, सफिशिएंट पार्ट होता है, और देन के बाद वाला पार्ट कौन सा होता है, कंक्लूजन। इसलिए हमने कहा कि आर सफिशिएंट है और एस क्या है, कंक्लूजन है। उसके बाद है आर इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एस मीन्स इफ नॉट आर देन नॉट एस। यहाँ पे इनवर्स की सिचुएशन है, इनवर्स में ही ऐसा होता है ना। इनवर्स क्या होता है, इम्प्लीकेशन का अपोजिट, निगेट करना। इम्प्लीकेशन को जब हम निगेट करते हैं तो वो इनवर्स बन जाता है उस चीज़ का। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आर नेसेसरी है किसके लिए, एस के लिए। थर्ड हमारे पास कौन सी सिचुएशन है, R is necessary and sufficient condition for S means R if and only if S means S और R की दोनों की वैल्यूज सेम होनी चाहिए, दोनों की ट्रूथ वैल्यूज सेम होनी चाहिए। तो R नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है, ये बाय कंडीशनल या बाय इम्प्लीकेशन की बात हो रही है। तो ये हैं तीन सिचुएशंस। इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद हम देखेंगे कि हमने थ्योरम को कैसे प्रूव करना है। दो तरह के हमने प्रूफ देखने हैं, एक है डायरेक्ट प्रूफ और दूसरा है इनडायरेक्ट। पहले हम डायरेक्ट प्रूफ को देखते हैं। An implication P implies Q can be proved by showing that if P is true then Q is also true. P implies Q में होता क्या है कि P अगर ट्रू हो, हमारा हाइपोथेसिस ट्रू हो, तो हम खुद ही कंक्लूड कर लेते हैं कि Q मस्ट ही ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अगर P ट्रू होगा तो Q ने मस्ट ही ट्रू होना है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास जिस चीज़ को हमने प्रूव करना है, गिव अ डायरेक्ट प्रूफ ऑफ अ थ्योरम इफ n इज ऑड देन n स्क्वायर इज ऑड। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है P इम्प्लाइज Q के थ्रू, ठीक है। डायरेक्ट प्रूफ के थ्रू हम लोगों ने इसको प्रूव करना है। तो इफ देन की सिचुएशन है, इफ वाला पार्ट हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस है, मीन्स हमारे पास हाइपोथेसिस है यहाँ पे n इज ऑड। इस चीज़ को हमने एज्यूम करके रखना है कि हमने इस चीज़ को पहले ट्रू जब हमने ये कर लेना है डिक्लेयर, मीन्स n इज ऑड होगा, तब हम कहेंगे कि n स्क्वायर भी ऑड है। हमने प्रूफ पहले फिर किस चीज़ को करना है, इफ वाले पार्ट को, क्योंकि हमने पहले p को ही प्रूव करना है ना कि p हमारे पास ट्रू है, हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है। हाइपोथेसिस ट्रू होगा तभी तो हम कंक्लूजन पे जाएंगे ना। तो आइडिया क्या है इसके पीछे, assume that the hypothesis of this implication is true.
हमने एज्यूम क्या करना है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है इस इम्प्लीकेशन का वो ट्रू है, मींस n इज ऑड, यही है ना हमारा हाइपोथेसिस। Then use the rules of inference and noun theorems of the maths to show that Q must also be true. इन्फर करना होता है, ये कंक्लूड करना, ठीक है। अब हमने इन्फर करना है कि n स्क्वायर भी ऑड है। अगर हम कहें कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, n इज ऑड, अगर ये ट्रू है हमारा हाइपोथेसिस, तो मस्ट है कि हम इन्फर करें कि हमारा जो कंक्लूजन है, हमारा जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी ट्रू है। तो इस थ्योरम को हम प्रूव करके देखते हैं। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम हाइपोथेसिस को लिख लेते हैं। हाइपोथेसिस क्या है हमारा, n इज ऑड। सबसे पहले तो हमने इस हाइपोथेसिस को ट्रू डिक्लेयर करवाना है। लेट्स सपोज हमने n की वैल्यू को एज्यूम कर लिया 2k प्लस 1, ठीक है। n हमारे पास क्या है, 2k प्लस 1। ये अब हमारे पास क्या है, ऑड है। ये हमने कह लिया हमारे पास ऑड है। अब k की वैल्यू कोई भी पुट करके देख लो, कोई भी इंटीजर, मींस 1 2 3 4 5 6, इट्स अप टू यू, ठीक है। k में लेट्स सपोज आपने 3 पुट किया, ठीक है। 3 पुट किया है तो 3 2 आर 6, 6 प्लस 1 7, तो n हो गया ना ऑड। तो n क्या है, 2k प्लस 1। अब हमने ये तो कह लिया कि हमारा हाइपोथेसिस ऑड है, हाइपोथेसिस तो ऑड आ गया, तो अब हमने प्रूव करना है कि इसका कंक्लूजन भी ऑड आए। क्योंकि अगर हाइपोथेसिस हमारा जो ट्रू है वो आ गया है कि n इज ऑड है, तो n स्क्वायर को भी ऑड होना पड़ेगा। कंसिक्वेंटली n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n की वैल्यू पे हम स्क्वायर अप्लाई कर देंगे 2k प्लस 1, ठीक है। आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब a को हमने स्क्वायर किया तो क्या आंसर आया, 4k स्क्वायर, प्लस b को जब हमने स्क्वायर किया तो 1 ही आया। उसके बाद 2ab में क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2k मल्टीप्लाई बाय 1, तो उसका आंसर क्या आया, 4k। अब हमने ले लिया कॉमन, 2 को हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या रह गया, 2k स्क्वायर प्लस 2k। अब ये देखें बिल्कुल उसी तरह का आंसर आ गया जिस तरह का n का था, वहां पे भी तो 2 था और k तो कोई भी इंटीजर वैल्यूज हो सकती है ना, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का आंसर आ गया 2 इंटू k प्लस 1। हमारा ये प्रूफ हो गया कि अगर n ऑड होगा तो उसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो n स्क्वायर भी ऑड ही होगा। अब इस वैल्यू में जो आंसर आपका आया है 2 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, अब इसमें भी आप बेशक 3 को ही पुट करके देख लें, जो हमने n को पुट करके देखा था। अगर आप इसमें 3 को पुट करके देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 49। 49 भी ऑड ही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। डायरेक्ट प्रूफ के बाद हमने देखना है इनडायरेक्ट प्रूफ। An implication P implies Q is equivalent to contrapositive. Negation of Q implies to negation of P. Therefore, we can prove P implies Q by showing that whenever Q is false, then P is also false. अच्छा, हमने करना क्या है इनडायरेक्ट प्रूफ में कि अगर हम कहते हैं कि P implies to Q, तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है ना इस अपने कंट्रापोजिटिव की। हम पीछे देख के आए हैं ना कि अगर P implies to Q है तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट किस चीज़ की है, अपने कंट्रापोजिटिव के। तो इसका कंट्रापोजिटिव क्या है, निगेशन ऑफ Q implies to निगेशन ऑफ Q। अगर हम कहें कि P implies Q है तो ये भी ज़रूरी है कि जो निगेशन ऑफ Q होगा वो किसके इक्वल होगा, निगेशन ऑफ P के। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल को, गिव एन इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ द थ्योरम इफ 3n प्लस 2 इज ऑड देन n इज ऑड। अच्छा, जो हमारे इनडायरेक्ट प्रूफ होते हैं ना, इनको हम प्रूफ पता है किस तरह करते हैं, जो कंक्लूजन इसका होता है ना उसको हम निगेट करके बयान कर देते हैं। इसका कंक्लूजन क्या है, n इज ऑड, इसको हमने निगेट करके प्रूव करना स्टार्ट करना है। मीन्स n इज ऑड है ना, तो इसका निगेशन क्या होगा, n इज इवन। तो हमने स्टार्ट किस तरह से करना है थ्योरम को, हमने कहना है कि n इवन है, और अगर n इवन होगा तो 3n प्लस 2 क्या होगा, ऑड होगा या इवन होगा, इवन ही होगा ये भी, ठीक है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर P इम्प्लाइज टू Q है तो निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q जब हम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, निगेशन ऑफ P के। Assume that the conclusion of this implication is false, means कौन सा कंक्लूजन है हमारा, n इज ऑड, इसको हमने फॉल्स करना है, मीन्स n को हमने इवन डिक्लेयर करना है। Then use rules of inference and noun theorems to show that P must also be false.
अगर हम कहें कि Q हमारा फॉल्स है तो P ने भी मस्ट ही फॉल्स होना है। P हमारा यहाँ पे क्या है 3n+2, ठीक है, ये हमारा हाइपोथेसिस है। हमने कहना है अगर कि अगर हमारा कंक्लूजन फॉल्स है तो हमारा जो हाइपोथेसिस है इसको भी फॉल्स ही होना पड़ेगा। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। इस तरह हम इनडायरेक्ट प्रूफ को प्रूव करते हैं, ठीक है। जब हम कहते हैं कि हमने हाइपोथेसिस जो है उसको फॉल्स कहना है तो इसने सिर्फ तभी फॉल्स होना है अगर हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो। तो हमारा कंक्लूजन क्या था, n इज ऑड, तो हमने कह दिया कि n इवन है, निगेट कर दिया उसको। n इज इवन देन n इज इक्वल्स टू 2k। हमने n की वैल्यू क्या एज्यूम कर ली 2k। k की जगह पे कोई भी इंटीजर वैल्यू हमारे पास हो सकती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कोई भी चीज़ यहाँ पे k की जगह पे पुट करके देखो तो n जो होगा वो इवन ही आएगा। मतलब आप यहाँ पे 3 को पुट करके देख लो तो 2 3s are 6, तो n इवन हो गया। It follows that 3n+2 is equals to, अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर ले। n तो हमने इवन प्रूफ कर लिया ना, हमने कंक्लूजन को इवन प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने हाइपोथेसिस को भी ट्रू डिक्लेयर करवाना है, इवन डिक्लेयर करवाना है। हमारा हाइपोथेसिस क्या है 3n+2, तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर ली। 3 इंटू n की क्या वैल्यू है 2k + 2, ठीक है। तो 3 2s are 6, 6k, और अब हमने ले लिया 2 को कॉमन, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 इंटू 3k + 1, ठीक है। और यहाँ पे प्रूफ हो गया कि 3n+2 इवन है। किस तरह से इवन आया, ये भी तो बिल्कुल उसी तरह से आंसर आया ना। n की वैल्यू क्या है 2k, तो यहाँ पे भी 2 और इंटू k की जगह पे तो कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे 3k + 1 आ गया। अब अगर आप k की जगह पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे तो इवन ही आंसर आएगा 3n+2 का। We have shown that the contrapositive of the implication is true, so the implication itself is also true. अगर हम ये प्रूव कर दें कि इस इम्प्लीकेशन का कंट्रापॉजिटिव जो है वो ट्रू है तो वो इम्प्लीकेशन भी तो ट्रू होगी ना, जाहिर है ये एक दूसरे के लॉजिकली इक्विवेलेंट होती है ना। तो हमने कह दिया कि इम्प्लीकेशन भी ट्रू है, जो कि क्या थी, इफ 3n+2 इज ऑड देन n इज ऑड। ये होता है इनडायरेक्ट प्रूफ।